वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स। इससे पहले की क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी की थी। अब हमें ध्यान रखना है यूकैरियोटिक सेल किस प्रकार से होती हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, किसे कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल में देखो दो वर्ड है, पहले तो वर्ड से ही आप मीनिंग समझे। यूकैरियोन यानी यू का मतलब क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना है डेवलप्ड या सुविकसित। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, सुविकसित। और सुविकसित क्या पाया जाता है इसमें, कैरियन। क्या उपस्थित होता है, कैरियन यानी केंद्रक। इस प्रकार की कोशिका जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है या ससीम केंद्र की कोशिका कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिका जिसमें क्या होता है, सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। सुविकसित केंद्र का मतलब हुआ केंद्रक होगा, उसके बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एवं आपको ध्यान रखना है झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग, मुख्य रूप से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग एवं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, ये कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिका को हम क्या कहेंगे, तो आप ध्यान दीजिए यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे या उसे हम ससीम केंद्र की कहते हैं, सुविकसित केंद्रक युक्त कोशिका कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सुविकसित केंद्रक एवं जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वे उपस्थित होते हैं। एक जनरल यूकैरियोटिक कोशिका का मैं संरचना चित्र बना देता हूं जिससे आपके ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये कोई भी मैं कोशिका बना देता हूं, जैसे प्लांट कोशिका की बात कर लेते हैं हम पहले। कोई भी एक पादप कोशिका या जंतु कोशिका आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि किस प्रकार की होती है, सभी जंतुओं के अंदर और सभी पादपों के अंदर कौन सी कोशिका उपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में आप ध्यान दीजिए, तो पादप के अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें आप देखेंगे तो पादपों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि कोशिका होगी उसके बाहर क्या उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। सबसे बाहर का आवरण होता है वह कौन सा होता है, कोशिका भित्ति होती है। सबसे बाहर का आवरण होगा वो कौन सा होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बाहर का आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये इस प्रकार से सबसे बाहर का आवरण है कोशिका भित्ति है, और एक कोशिका होती है वो दूसरी कोशिका इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती हैं। ये साइड में बहुत सारी कोशिकाएं इस प्रकार से दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी हुई रहेगी। इनके मध्य की भाग होता है उसे मध्य पटलिका कहते हैं, जो कि कोशिका भित्ति का ही भाग होता है। दो कोशिकाओं के मध्य का भाग होता है उसे मध्य पटलिका कहते हैं। आगे मैं डिटेल समझाऊंगा, तो ध्यान दीजिए ये इस प्रकार से होती है। ये एक प्लांट सेल्स है जिसमें बाहर की ओर क्या उपस्थित होती है, तो आप ध्यान दीजिए कोशिका के बाहर की ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेल वॉल उपस्थित होती है। पर कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। परंतु कोशिका भित्ति के नीचे भाग होता है जिसे हम कोशिका झिल्ली कह सकते हैं या जीवद्रव्य कला कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य झिल्ली भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवद्रव्य को घेरे हुए रहती है। तो इसे हम कोशिका झिल्ली या इसे हम क्या नाम देंगे, जीवद्रव्य झिल्ली होती है वह उपस्थित होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जीवद्रव्य झिल्ली उपस्थित होती है। जीवद्रव्य झिल्ली होती है वह पादपों एवं जंतु दोनों कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होती है, और जीवद्रव्य झिल्ली होती है वह किस प्रकार की होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से निर्मित होती है। अब जीवद्रव्य झिल्ली के बाद में हमें अंदर की ओर ध्यान रखना है, तो अंदर की ओर पूरा कोशिका द्रव्य होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और कोशिका द्रव्य होगा उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, एक केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या उपस्थित होगा, केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि कोशिका द्रव्य के अंदर क्या उपस्थित होगा, केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, केंद्रक उपस्थित होता है। और केंद्रक होता है वह इस प्रकार से जो होगा वो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध रहता है जिसमें न्यूक्लियर पोर्स उपस्थित होते हैं, और केंद्रक से ही क्या जुड़ी हुई रहती है, ये अंतःपद्रव्य जालिका जुड़ी हुई रहती है। केंद्रक से लेकर के और कोशिका भित्ति तक क्या उपस्थित होती है, तो आप ध्यान दीजिए अंतःपद्रव्य जालिका उपस्थित होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से पूरा झिल्लिका तंत्र का निर्माण होता है अंदर की ओर।
इस प्रकार से झिल्ली का तंत्र होगा वो इसके अंदर की ओर उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर क्या आपस होती है, केंद्रिका उपस्थित होती है। तो ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होती है, केंद्रिका, यानी सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। ये केंद्रक है वह इसमें उपस्थित होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक के बाहर की ओर क्या उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ये केंद्रक के बाहर की ओर क्या उपस्थित है, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये केंद्रक कला उपस्थित होती है, घिरी हुई रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। तथा केंद्रक के अंदर आप देखेंगे तो क्या उपस्थित होता है, केंद्रिका भी उपस्थित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जीव द्रव्य होगा, और जीव द्रव्य होगा उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, जीव द्रव्य, या जिसे हम कोशिका द्रव्य भी कह सकते हैं। कोशिका द्रव्य होता है वो हमें ध्यान रखना है, और कोशिका द्रव्य होगा, थोड़ा डिफरेंस भी ध्यान रख सकते हैं। कोशिका द्रव्य का मतलब पूरा कोशिका के अंदर का द्रव्य होगा, और जीव द्रव्य का मतलब, और कोशिका द्रव्य का मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये हमें ध्यान रखना है। पादप कोशिका के अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। इस प्रकार से क्या उपस्थित होती है, एक बड़ी रिक्तिका होती है, वह पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। तो पादप कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है, वॉक्यूल उपस्थित होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में इस प्रकार की रिक्तिका का क्या होता है, अभाव होता है, वॉक्यूल का अभाव होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से रिक्तिका उपस्थित होगी। और आप ध्यान दीजिए तो कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो आप देखेंगे कि एक कोशिकांग उपस्थित होता है इस प्रकार से, जो कि आपको ध्यान रखना है दोहरी झिल्ली से परिबद्ध रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसमें क्रिस्टी उपस्थित होती है। इस प्रकार की संरचना होगी, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो आप ध्यान देंगे कि कुछ इस प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं, तस्त्री नुमा या प्लेट नुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, नलिका नुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉय कहा जाता है। तो इस प्रकार से गोल्जी कॉय उपस्थित होता है। गोल्जी कॉय के अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो इनमें जगह जगह पर क्या उपस्थित होगा, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अंतर झिल्लिका तंत्र युक्त संरचना होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है वह केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट के अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए कोशिका द्रव्य में एवं जो झिल्ली का तंत्र होता है, अंतःपदवीय जालिका होती है, उस पर उपस्थित होता है। और जिस अंतःपदवीय पर उपस्थित होता है उसे आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिस अंतःपदवीय जालिका होती है वह इस प्रकार की भी होती है जिस पर कोई इस प्रकार की संरचना उपस्थित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो इसमें क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। राइबोसोम के अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है लाइसोसोम भी उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, लाइसोसोम, या जिसे हम लयन काय कहते हैं, ये उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो गोल्जी कॉय हो गया, अंतःपदवीय जालिका हमें ध्यान रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान रखना है, केंद्रक ध्यान रखना है, और लवक ध्यान रखना है, राइबोसोम ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो आपको पादप कोशिका में देखेंगे तो अन्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं, उसमें आप ध्यान देंगे तो कुछ अन्य संरचनाएं जैसे कि आप ध्यान देंगे विभिन्न प्रकार के ग्रेन्युल्स, कणिकाएं, संचित पदार्थ उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, पादप कोशिका के बारे में। तो आप ध्यान दीजिए, अब यूकैरियोटिक कोशिका एक जनरल संरचना हमने बनाई है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें सुविकसित केंद्रक एवं झिल्लित कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इनके कोशिका के बाहर की ओर क्या उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका सबसे बाहर की ओर होती है वो कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाहर की ओर जीवद्रव्य झिल्ली या जो कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली के नीचे क्या उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य। और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होने के कारण से यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यूकैरियोटिक कोशिका होगी, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कक्ष उपस्थित होते हैं, कक्षों में बंटा हुआ रहता है। और ये कोशिकांग होते हैं वे दोहरी झिल्ली युक्त भी होते हैं, और आप ध्यान दीजिए एकल झिल्ली युक्त भी होते हैं। तो ये कोशिकांग होंगे, ये दोहरी झिल्ली युक्त एवं एकल झिल्ली युक्त प्रकार के होते हैं। अब ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कौन कौन से कोशिकांग हैं जो कि दोहरी झिल्ली युक्त और एकल झिल्ली युक्त है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस प्रकार का होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ध्यान दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है।
और आप ध्यान दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होगा, जबकि लवक या हरित लवक होते हैं ये केवल और केवल कौन सी कोशिका में उपस्थित होगा, पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो ये दोहरी झिल्ली कोशिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान रखना चाहते हैं तो केंद्रक लिख सकते हैं, केंद्रक होता है वो भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान दीजिए अंतःपद्रवीय जालिका, अंतःपद्रवीय जालिका होती है, यह किस प्रकार की संरचना है, दो एकल झिल्ली युक्त होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी कॉय होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, एकल झिल्ली युक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए गोल्जी कॉय के अतिरिक्त लयन का या लाइसोसोम होता है, ये भी किस प्रकार का होता है, तो आप ध्यान दीजिए एकल झिल्ली युक्त होता है। अंतःपद्रवीय जालिका, गोल्जी कॉय और लाइसोसोम। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए जो सूक्ष्म काय होते हैं ये हमें ध्यान रखना है, उसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ये भी किस प्रकार की होती है, तो आप ध्यान दीजिए एकल झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है। अंतःपद्रवीय जालिका, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम इत्यादि ये संरचनाएं होती है, वह किस प्रकार की संरचनाएं होगी, एकल झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आप ध्यान दीजिए दोहरी झिल्ली युक्त संरचना जो केंद्रक उपस्थित होता है, उस केंद्रक के अंदर ही क्या उपस्थित होती है, केंद्रिका भी उपस्थित होती है। केंद्र के भीतर क्या उपस्थित होती है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है। केंद्रक होता है उनके अंदर क्या उपस्थित होता है, आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है, तो आपको आनुवंशिक पदार्थ होता है वह गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है, और ये गुणसूत्र होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान रखना है। डीएनए के साथ में एक प्रोटीन जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन। हमने देखा था यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। साथ में आपको ध्यान रखना है नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के और डीएनए के साथ मिलकर के एक संरचना का निर्माण करेंगे, जिससे हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र। और यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है वह गुणसूत्रों के रूप में उपस्थित होता है। गुणसूत्रों में डीएनए होता है और डीएनए पर ही विभिन्न प्रकार के जीन के या लक्षण उपस्थित होते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, किसके बारे में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। तो ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, उसकी हमें जनरल संरचना ध्यान रखनी है। क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो कि सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बाहर की ओर जीवद्रव्य झिल्ली या जीवद्रव्य कला या कोशिका कला उपस्थित होती है। जीवद्रव्य झिल्ली होती है, उसके अंदर की ओर परिबद्ध कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, जीव द्रव्य उपस्थित होता है। जीव द्रव्य होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एकल एवं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक आप मान सकते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंतःपद्रवीय जालिका, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय, तारकाय, स्पिरोसोम्स इत्यादि उपस्थित होते हैं। तारकाय होता है वह केवल जंतु कोशिकाओं में होता है, जबकि स्पिरोसोम्स होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में होता है। तो वो भी आगे हम अंतर देखेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में केंद्रक होगा, उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में उपस्थित होता है, जो कि डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए तो इनमें जो राइबोसोम होता है वह देखो कोशिका द्रव्य के अंदर राइबोसोम होता है, वह यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एवं जो लवक होते हैं, हरित लवक, इन क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना आपको कि क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स में उसके समान पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में, जबकि राइबोसोम में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम होते हैं ये कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होते हैं और अंतःपद्रवीय जालिका पर भी उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं और कहाँ पर उपस्थित, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के, जबकि राइबोसोम होते हैं जो कोशिका द्रव्य में वे 80S प्रकार के होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये हमें विशेषता ध्यान रखनी है, किसके बारे में, इनमें राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम है वो झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके लिए
कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग है जो कि झिल्ली रहित होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वह किस प्रकार का कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये भी विशेषता आप ध्यान रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका है, उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका पादपों के अंदर भी उपस्थित होती है और जंतुओं के अंदर भी उपस्थित होती हैं। उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेज है, उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपको पूरा लिखना है यूकैरियोटिक कोशिका में जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। पादप कोशिका एवं इधर आप सामने लिखोगे जंतु कोशिका, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमें ध्यान रखना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे पहले डिफरेंस क्या ध्यान रखना है, इसमें पादप कोशिका में लिखना आपको कोशिका भित्ति होती है। तो आप ध्यान दीजिए, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यहाँ आप लिखेंगे सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इनका अभाव होता है, नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, पादप कोशिकाएं होती हैं, उन पादप कोशिका में आप देखेंगे तो कोशिका जो झिल्ली होगी उस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उसमें आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। यहाँ पर क्या होगी, कोशिका के मध्य भाग में रिक्तिका उपस्थित होती है, जबकि यहाँ पर रिक्तिका का यहाँ तो क्या होगा, अभाव होगा, यहाँ क्या होगी, बहुत छोटी छोटी होती है। यहाँ तो रिक्तिका का अभाव होगा, या जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत छोटी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, रिक्तिका के बाद में अगली संरचना हमें ध्यान रखनी है क्लोरोप्लास्ट या लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट कहें या लवक कहें। लवक वैसे 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, वर्णी लवक, अवर्णी लवक एवं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें लवक होते हैं वे उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर लवक होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, अभाव होता है। तो यहाँ पर हरित लवक होंगे वह नहीं पाए जाएंगे, हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, वर्णी लवक अवर्णी लवक भी अनुपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर लवक उपस्थित होते हैं। और अंतर क्या ध्यान रख सकते हैं, तो और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका के अंदर तारक काय का अभाव होता है, तारक काय नहीं पाया जाता है, तारक काय का अभाव होगा, ये हमें ध्यान रखना है, सेंट्रियोल्स का अभाव होता है। जबकि यहाँ पर 2 तारक केंद्रों युक्त तारक काय पाया जाता है। आगे मैं डिटेल संरचना इसकी समझाऊंगा। 2 तारक केंद्रों युक्त तारक काय पाया जाता है, युक्त तारक काय उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस प्रकार से। देखो ध्यान दें कि इनमें जो कोशिका विभाजन होगा उस समय जो तारक काय होंगे उनके द्वारा तरकु तंतुओं का निर्माण किया जाएगा। तरकु तंतुओं का निर्माण होता है कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र होते हैं वो ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, और गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गमन करते समय जो तरकु तंतु बनते हैं जिन्हें तारक तंतु भी कह सकते हैं, उन तारक तंतुओं के माध्यम से गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। उस गुणसूत्रों के गमन के लिए यहाँ पर तारक तंतुओं का निर्माण तारक केंद्रों के द्वारा होगा जंतु कोशिका में। जबकि पादप कोशिका में जो प्रोटीन होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं, प्रोटीन से निर्मित सूक्ष्म तंतु होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और उन सूक्ष्म तंतु या माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उनके द्वारा ही, इस प्रकार से पादप कोशिका के अंदर आप देखेंगे तो सूक्ष्म ट्यूब्यूल्स उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, और ये सूक्ष्म ट्यूब्यूल्स होंगे वो एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म तंतु उनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तंतुओं का निर्माण किया जाता है, जिनके माध्यम से गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जंतु कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर स्पिरोसोम होता है, वह अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं के अंदर स्पिरोसोम उपस्थित होता है। तो स्पिरोसोम यहाँ पर उपस्थित होगा, जबकि ये हमें ध्यान रखना है जंतु कोशिकाओं के अंदर स्पिरोसोम अनुपस्थित होता है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। और आप क्या डिफरेंस ध्यान रख सकते हैं, तो आप इसमें और अंतर ध्यान रख सकते हैं कि पादप कोशिका होती है उस कोशिका में कोशिका विभाजन होगा वह पादप कोशिकाओं में प्लेट विधि के माध्यम से होगा, जो कि केंद्र में बनना प्रारंभ होगा, धीरे धीरे बाहर की ओर बनेगा। जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होगा खांच विधि के द्वारा होगा। इस प्रकार से जो कोशिका विभाजन होगा वो किस विधि के माध्यम से होगा, बाहर से अंदर की ओर होगा, खांच विधि के माध्यम से होगा। जबकि पादप कोशिका के अंदर की ओर सेल प्लेट का निर्माण होगा। मैं डिटेल से समझाऊंगा। सेल प्लेट का निर्माण होगा और सेल प्लेट से कोशिका विभाजन होता है। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होगा वह किस प्रकार का होता है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होता है वह
अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर कोशिका पट्टी के निर्माण या कोशिका प्लेट के, सेल प्लेट के निर्माण के फलस्वरूप होता है। और ये सेल प्लेट आगे जाकर मध्य पट्टिका बनाएगी, मध्य पट्टिका प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति बनेगी। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर खांच विधि के माध्यम से होता है, यानी बाहर से अंदर की ओर जो कोशिका झिल्ली है वो अंदर की ओर बन करके और कोशिका को दो भागों में बांट देती हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंस ध्यान रखना है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य रूप से अंतर क्या क्या होते हैं। एक ये पादप कोशिका है, दूसरी ये जंतु कोशिका है, जिसमें आप आसानी से भेद कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वह यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम यूकैरियोटिक कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में और इनकी विभिन्न संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।